जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे हमने इस पीडीएफ फॉर्मेट में कैप्चर कर लिया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी आपका एमसीक्यू नहीं छूटने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए, यहाँ पर ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको साथ साथ नोट करना तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। टोटल अगर एमसीक्यू की बात करें इस चैप्टर्स में तो टोटल है 50। हम यहाँ पर एक एक करके सबको समझेंगे, और चूँकि अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रिक से सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? आंसर है विलियम प्रथम। अब देखिए, यहाँ पे विलियम प्रथम याद कैसे रखेंगे? पहला सम्राट बोला है तो पहला और प्रथम में क्या अंतर है? दोनों तो सेम ही है। तो पहला सम्राट प्रथम, कौन सा प्रथम? विलियम प्रथम। हो गया ना आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशियों में कौन सी बीमारी फैली? तो ये फैला रिंडर पेस्ट। अब देखिए, अगर कोई बीमारी फैलेगा मवेशियों में तो हम क्या करेंगे? उनके ऊपर पेस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? रिंडर पेस्ट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। यूरोप का प्रभुत्वशाली भूमि स्वामी वर्ग कौन था? तो वो थे कुली वर्ग। देखिए, कुलीन वर्ग। अब यहाँ पर समझने का चीज़ ये है कि भूमि का स्वामी कौन से वर्गों के लोग रहेंगे? मजदूर किसान तो रहेंगे नहीं। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग जो है सो सेम इसी वर्ग के अंतर्गत के हल्का सा ऊंचा वर्ग में आता है। कुलीन वर्ग को अच्छा दर्जा वाला वर्ग माना जाता था। अच्छे दर्जे वाले समूह, अच्छे दर्जे वाले जाति को लोग माने जाते थे। इसीलिए भूमि का जो स्वामी होगा वो कुलीन वर्ग ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1830 में बना सीमा शुल्क संघ क्या कहलाता है? तो सीमा शुल्क संघ जो है वो कहलाता है जाल्वे राइन। अब इसे याद कैसे रखेंगे? सीमा शुल्क संघ, शुल्क आ रहा है ना, सीमा का शुल्क मतलब टैक्स आ रहा है, और टैक्स ना भैया हमारे लिए जानलेवा के बराबर है। हाँ, जानलेवा के बराबर है। जानलेवा, जाल्वे राइन, जानलेवा के बराबर है। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जाल्वे राइन का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? तो ये किया था प्रसा ने। किसने किया था? प्रसा ने। अब जाल्वे राइन का मतलब क्या हो गया? जान लेने के बराबर है। तो जान से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं और प्रसाद खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रसाद। तो जाल्वे राइन हमारा जान का बात आ रहा है भैया, तो हम क्या करेंगे? मंदिर जाके क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रसाद। हाँ। देखिए, वैसा भी अगर आप रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। दो तरीके हैं, या तो आप इसे ट्रिक से याद कर लो या फिर आप बुक पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन समय नहीं है बुक पढ़ने का तो फिर ये तरीका आपका कारगर सिद्ध होगा। फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए? आंसर है इनमें से सभी। यानी कि क्या क्या? साझा मातृभूमि किया गया, तिरंगा ध्वज लहराया गया और सक्रिय नागरिक की घोषणा की गई। ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। 19वीं सदी में यूरोप को बदलने वाली शक्ति कौन थी? तो ये थी राष्ट्रवाद। यूरोप को बदलने वाली शक्ति कौन थी? राष्ट्रवाद। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 में। ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरा पूरी कितना? 30। ऐसा थोड़ी भाई 29 है, 28, 27, ऐसा नहीं है, 30 है। तो ये भी अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। जो कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई? तो वही 1830 में। शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रवाद किस घटना से फैला? तो ये फैला भैया फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। क्वेश्चन 10 कहता है 1848 में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर है भूख एवं बेरोजगारी। ओके। चलिए नेक्स्ट है। यंग इटली संगठन किसने बनाया? यंग इटली संगठन किसने बनाया?
मैजिनी ने। अब याद कैसे रखेंगे, इटली का बात हो रहा है। ओके, अब इटली जो भैया देख के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ हाँ, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना इडली खाऊंगा, मैं इडली खाऊंगा, मैं इडली खाऊंगा। हाँ हाँ, अरे भैया पहले आप अपना काम तो कर लो फिर इडली खाना। नहीं नहीं, मैं पहले इडली खाऊंगा बाबूजी, मैं पहले इडली खाऊंगा बाबूजी, मैं पहले इडली खाऊंगा। मैं मैजी नहीं, मैं मैजी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 में। यहाँ पे 1814 से 15 है, सही डेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था, तो जर्मनी का एकीकरण का शिल्पकार था बिस्मार्क। कौन थे भैया, बिस्मार्क। आंसर है ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में लाल कमीज सेना किससे जुड़ी हुई थी, तो जुड़ी हुई थी गैरीबॉल्डी से। किससे, गैरीबॉल्डी। अब देखिए लाल कमीज, कमीज है ना, तो कमीज किससे रिलेट करोगे आप, कमीज, कमीज यानी कि बनियान। कमीज को आप कहाँ पहनोगे, बॉडी में। गैरीबॉल्डी कहाँ पहनोगे, बॉडी में, तो हो गया ना गैरीबॉल्डी। लाल कमीज आपके पास कहाँ पहनोगे, तो भाई बॉडी में पहनूंगा, बॉडी छिपाने के लिए कमीज पहनूंगा, ऐसे मैं कमीज नहीं पहन सकता। क्यों मेरे भाई, क्यों। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो देखिए एकीकरण एक आ रहा लास्ट में, तो हो गया 71, एक आ रहा लास्ट में 71। फिर से आएगा इटली का एकीकरण, तो इसमें भी एक आएगा हमारे पास। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो एक आ रहा लास्ट में। अब बोलिएगा सर इसमें भी एक आ रहा है, तो मेरे भाई पहले आपको याद रखना है इटली, इटली बिकने आया था। हमने कहा मैजिनी, यंग इटली की स्थापना, मैजी, मैं भी खाऊंगा इटली। तो इसमें याद रखना है क्या, इटली जैसे आता बिकने के लिए तो कहता हूँ मैं इडली खाऊंगा, तो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं खिलाता हूँ, अच्छा ठीक है मैं खिलाता हूँ। तो देखिए छः की वॉइस आ रही ना, अच्छा अच्छा। आप जब अच्छा बोलते हो तो छः की वॉइस आ रही ना, अच्छा छः। और इडली कितने खाने हैं, एक, यानी कि एकीकरण क्या है, एक। तो हो गया ना कवर, 61, तो 1861। ओके, तो फिलहाल आप एक तरीका और है याद रखने का, कैसे याद रखोगे, इटली का एकीकरण, किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण, और जर्मनी का एकीकरण। जब इटली का एकीकरण पूरा हुआ ना 1861 में, इसके 10 साल के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, यानी कि 1871 में हो गया। चलिए नेक्स्ट, यंग यूरोप संगठन किसने बनाया, तो मैजिनी ने बनाया। हमने फिर से आपको बताया यंग यूरोप, यंग है, जवान है, और यूरोप की घोषणा कर रहा है, तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं, है ना। इटली खा के यंग यूरोप की घोषणा कर रही है, कौन, मैजिनी। नेक्स्ट है, मैजिनी किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। किस बात से, राष्ट्रवाद से। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो आंसर है निरंकुशता की पुनर्स्थापना करना, यह था वियना कांग्रेस का उद्देश्य। नेक्स्ट है, जर्मनी में एकीकरण से पहले कितने राज्य थे, तो जर्मनी में एकीकरण से पहले टोटल 39 राज्य थे, जो कि एकीकरण के बाद घटकर कम हो गए, क्योंकि बहुत से राज्य एक दूसरे में मिला लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई, 1804 में। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो संहिता क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिविल कोड। क्या बोला जाता है, सिविल कोड। क्या बोला जाता है भैया, सिविल कोड। तो कोड में आप देखोगे ना, तो वर्ड कितने का अक्षर का है, तो वो 4 अक्षर का है, तो आंसर भी हो जाएगा 4 में। आप देखोगे 4 एक ही ऑप्शंस में है, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो नेपोलियन संहिता या सिविल कोड कब लागू हुआ भैया, तो ये लागू हुआ 1804 में। ठीक है, नेक्स्ट, मारियान किसका प्रतीक थी, तो मारियान जो है सो फ्रांस की प्रतीक थी। और एक पूछेगा जर्मेनिया किसका प्रतीक थी, तो वो जर्मनी का प्रतीक थी। तो सिंपल है ये वाला, जर्मनिया से जर्मनी, लेकिन यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा अलग हो जाता, तो आप इसको कैसे सेट करोगे, मारियान किसका प्रतीक थी, तो ये फ्रांस की प्रतीक थी। अब मारियान, मारी, मारी मैया जो है ना, मारी है हमको, मैया ना हमको मारी है, मम्मी हमको मारी है। भाई मैं तो बुरी तरह से फंस गया। हाँ हाँ, क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों तू फंस गया, मारी, मुझे ना आज मारी है, तो मैं बुरी तरह से फंस गया, फ्रांस। ओके, क्या हो गया, फ्रांस। नेक्स्ट, जर्मेनिया किसका प्रतीक थी, तो जर्मेनिया किसका प्रतीक थी, जर्मनी का प्रतीक थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बाल्कन क्षेत्र में तनाव का कारण क्या था, तो बाल्कन प्रदेश में तनाव का कारण राष्ट्रवाद था। नेक्स्ट, उदारवाद का अर्थ क्या होता है, तो उदारवाद का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद का अर्थ होता है।
ठीक है। 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? आंसर है फ्रांस में। 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुई? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी हुई है? नेपोलियन से, बिस्मार्क से। आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़े विरोधी कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा विरोधी जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। देखिए ये सब ना बुक पढ़ने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन आप बुक नहीं पढ़ें और समय भी नहीं है तो कुछ नहीं, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, याद कीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इटली का राजा कौन बना था? तो विक्टर एमेनुएल द्वितीय बना था। कौन बना था? विक्टर एमेनुएल द्वितीय। ओके। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी 1830 में, फ्रैंकफर्ट सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी का एकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जर्मन राष्ट्र का केंद्र कौन सा वर्ग था? तो ये था मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। ओके। नेक्स्ट, नेपोलियन को किस युद्ध में हार मिली है? तो नेपोलियन को जो है सो वाटरलू की युद्ध में हार मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कौन सा युद्ध में आ रहा है? वाटरलू के युद्ध में आ रहा है। यूरोप का मानचित्र पुनर्गठन किसने किया गया था? यूरोप का मानचित्र का पुनर्गठन किसने किया था? तो यहाँ पर भैया ऑप्शंस क्या क्या है, पहले इसको देख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने कितने जर्मन राज्यों को घटाया? तो 39 से कितना हो गया? 15 हो गया। पहले कितना था? 39, लेकिन जर्मनी का जब एकीकरण हो गया 1871 में, तो क्या हुआ भैया? 39 जो देश थे, 39 जो राज्य थे, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रवाद साझा इतिहास व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्या? राष्ट्रवाद। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में कूटनीति किसने बनाई थी? तो ये कूटनीति काउर ने बनाई थी। याद कैसे रखेंगे? कूटनीति काउर, कूटनीति काउर, कूटनीति काउर। बाबूजी, बाबूजी ये तो इजी है बाबूजी। अरे बेटा तुम पढ़ोगे तो सारा कुछ इजी लगेगा। ठीक है बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यंग इटली का उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक गणराज्य। यंग इटली का जो था क्या था? लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए यंग इटली, मैजिनी नाम का कोई है? 6। अच्छा ठीक है, खिला देता हूँ। तो भाई साहब यंग इटली का जो उद्देश्य था वो लोकतांत्रिक गणराज्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जर्मनी की राजधानी क्या बनी? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या बन गई? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या बन गई? बर्लिन। फ्रांस में निरंकुश शासक कौन था? तो ये था भैया चार्ल्स 10वां। कौन था? चार्ल्स 10वां। फ्रांस में निरंकुश शासक कौन था? चार्ल्स 10वां। फ्रांस में निरंकुश शासक कौन था? चार्ल्स 10वां। फ्रांस में निरंकुश शासक कौन था? चार्ल्स 10वां। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? तो राष्ट्रवाद का विरोध कुलीन वर्ग ने किया था। किसने किया था? कुलीन वर्ग में। औद्योगिकरण से कौन से वर्ग उभरे? औद्योगिकरण से मध्य वर्ग के लोग उभरे। नेक्स्ट है 43 नंबर, राष्ट्र राज्य का अर्थ क्या है? तो ये है एकीकृत राष्ट्रीय पहचान, इसी का ये मेन अर्थ है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर, जर्मनी का एकीकरण किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की भावना किससे प्रेरित थी? तो ये सांस्कृतिक और विरासत से प्रेरित थी। नेक्स्ट, इटली पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इटली है ना, पहले का ज़माना की बात करें तो ये टोटल अनेक राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शंस में क्या है भैया? अनेक राज्यों में बटा हुआ था, जिसकी आंकड़ा नहीं दी गई है। फ्रांस में तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था? तो 1789 में, जब क्रांति हुआ था उसी समय अपना लिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ? यूरोप में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य परिणाम क्या है?
तो राज्य राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य परिणाम क्या है? राज्य और राज्यों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल 50 MCQ क्लियर होता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ हमसे मिस्टेक हुआ है, हमें पता है, जो भी हमसे मिस्टेक हुआ है आप उसे माफ़ करें। चलिए तो हम आगे वीडियो में चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।